हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर आज हम एक नए एक्ट के क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। इस एक्ट के बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। उस एक्ट का नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम अधिनियम 2013। यदि आपने इस एक्ट की थ्योरी की क्लास नहीं लगाई है तो ऊपर आई बटन के अंदर थ्योरी की क्लास का लिंक दिया गया है। आपसे मैं पहले गुजारिश करूंगा कि आप पहले थ्योरी की क्लास लगाइए। एक बार आप थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी कर लोगे तो उसके बाद यदि आप क्वेश्चन करोगे तो दो फायदे होंगे। क्वेश्चन आपको सारे याद हो जाएंगे। दूसरा, आपकी थ्योरी का रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको दोबारा कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किए गए हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी लैंग्वेज के अंदर और आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण, यदि इस अधिनियम के इतिहास की हम बात करते हैं, बैकग्राउंड की यदि हम बात करते हैं, तो आप जानते हो इस अधिनियम का जो इतिहास जो है वो हमारे पास है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए गाइडलाइन दी थी जिसका नाम था वैशाखा की गाइडलाइन। वैशाखा एक एनजीओ था भाई, वैशाखा गाइडलाइन। तो वैशाखा गाइडलाइन को आधार बनाकर ही हमारे पास एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम क्या था भाई, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण। और वैशाखा गाइडलाइन क्यों दी गई थी इसका भी आपको पता है। एक भंवरी देवी नाम की आशा वर्कर थी, भंवरी देवी नाम की आशा वर्कर थी। उन्होंने अपने आशा की ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए एक बाल विवाह को रुकवाने का प्रयास किया था और जिसके परिणाम स्वरूप जिस परिवार से उन्होंने बाल विवाह को रुकवाया था वहाँ के लोगों ने, उस परिवार के लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। तो उस औरत की जो बलात्कार हुआ था उसके साथ सामूहिक बलात्कार, उसी मामले को लेकर वैशाखा गाइडलाइन, वैशाखा जो एनजीओ था वो हाई कोर्ट के अंदर जाता है और हाई कोर्ट वैशाखा एनजीओ के नाम से गाइडलाइन जारी करता है जिसे कहते हैं वैशाखा गाइडलाइन। और इसी वैशाखा गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बाद में 2013 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक्ट बनाया गया था जिसे कहते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम अधिनियम 2013। वैशाखा गाइडलाइन से क्वेश्चन लास्ट एग्जाम के अंदर हमारे से आया हुआ था और सीधा यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमारे पास एक्ट है ये किस गाइडलाइन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो कौन सी गाइडलाइन थी भाई, वैशाखा गाइडलाइन या वैशाखा दिशा निर्देश भी इसको नाम दिया गया था। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण निवारण, प्रतिशोध तथा रोकथाम अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था। पारित कब हुआ था, सन 2013 के अंदर हुआ था। और लागू कब हुआ था, यदि लागू होने की तारीख पूछ ली जाए तो इसका सही आंसर हमारे पास है 9 दिसंबर 2013 को ये अधिनियम लागू हुआ था। सही उत्तर क्या है भाई, 9 दिसंबर 2013 को। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण निवारण, प्रतिशोध और रोकथाम अधिनियम 2013 में धारा 2A के तहत, ध्यान से देखना यहाँ पर धारा का नाम लिया गया है। कौन सी धारा भाई, धारा 2A के तहत व्यथित महिला किसे माना गया है। तो क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि व्यथित महिला की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। कौन सी धारा में दी गई है भाई, धारा 2A के अंदर व्यथित महिला की परिभाषा दी गई है। पीड़ित महिला कौन हो सकती है। नंबर 1, कार्यस्थल पर नियोजित किसी भी आयु की महिला। डेफिनेटली यदि कोई भी महिला है किसी वर्किंग प्लेस के ऊपर है, चाहे किसी भी आयु की महिला हो और उसके साथ यदि लैंगिक उत्पीड़न होता है तो व्यथित महिला हो सकती है। सही बात है। दूसरा, निवास स्थान पर नियोजित, ध्यान से देखना, न केवल कार्यस्थल पर बल्कि निवास स्थान के ऊपर भी यदि कोई महिला नियोजित है, काम कर रही है, किसी भी आयु की महिला है तो उसको भी क्या माना गया, उसके ऊपर भी ये क्या होगा, लागू होगा। और तीसरा, घर के ऊपर नियोजित, ध्यान से देखना, नियोजित महिला की बात हो रही है। नियोजित का मतलब है वो महिला जो रुपयों पैसों के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या संपत्ति के लिए किसी भी चीज के लिए आपके यहाँ काम करने आती है, घर की महिला नहीं। यदि आपके घर की ही महिला आपके घर में काम करती है और उसके साथ किसी भी तरह का शोषण होता है, तो हमने परसों ही एक पढ़ा था जिसका नाम था घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की रोकथाम, ये जो हमने एक्ट पढ़ा था ना, तो वो एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। यदि घर की महिला के साथ घर के अंदर ही अन्याय होता है तो घरेलू हिंसा वाला एक्ट होगा। लेकिन ये घर की महिला के साथ नहीं है, बाहर की महिला जो हमारे घर के अंदर काम करने आती है, चाहे स्थायी रूप से काम करने आए, चाहे अस्थायी रूप से काम करने आए, चाहे पूर्णकालिक हो, चाहे अर्धकालीन, चाहे अंशकालिक
नागरिक हो, किसी भी तरह से हमारे घर में काम आए, चाहे नियोजित हो, चाहे अनियोजित हो, चाहे खुद आई हो, चाहे एनजीओ के माध्यम से आई हो, चाहे वो परोक्ष रूप से पैसे ले, चाहे अप्रोक्ष प्रत्यक्ष रूप से पैसे ले, चाहे हमसे पैसे ले, चाहे कोई और संपत्ति ले, कुछ भी ले, हमारे घर में काम करने के लिए आई है ना, तो उस महिला को, उसकी महिला के ऊपर क्या होगा भाई, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण जो अधिनियम है वो लागू होगा। तो ए के ऊपर भी लागू हो रहा है, बी के ऊपर भी हो रहा है, सी के ऊपर भी हो रहा है। उत्तर सही हमारा क्या होगा भाई, उपरोक्त सभी के ऊपर, डी हमारे लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की धारा 2E, ध्यान से देखना, धारा 2E के तहत घरेलू कामकाज किसे माना गया है? मैंने अभी आपको बताया घरेलू कामकाज किसे माना गया है। घरेलू कामकाज वो है जो हमारे घर में काम करने आती है, घरेलू काम के लिए स्थायी रूप से नियोजित, कि ऐसी महिला भी हो सकती है जिसे परमानेंटली हमने घरेलू काम के लिए रख रखा हो, या घरेलू काम के लिए अस्थायी रूप से नियोजित ऐसा भी हो सकता है जिसे हमने मान लो दिवाली की सफाई करने के लिए हमने 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रखा हो, तो अस्थायी रूप से नियोजित हो सकती है। और तीसरा क्या है, घरेलू काम के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से, मान लो पूर्णकालिक रूप से भी हो सकती है, हमेशा के लिए हमने रख रखा हो, और अंशकालिक का मतलब क्या, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए यदि हमने रखा है, तो ऐसी महिला भी हमारे लिए क्या कहलाती है भाई, नियोजित महिला कहलाती है। तो इसका उत्तर भी हमारे लिए क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आ सकता है, घरेलू कामकाज की परिभाषा कौन सी धारा के अंदर दी गई है? तो कौन सी धारा में दी गई है भाई, धारा 2E के तहत घरेलू कामकाज की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की धारा 2N के तहत, ध्यान से देखना कौन सी धारा की बात है, 2N के तहत लैंगिक उत्पीड़न किसे माना गया है? फिर क्वेश्चन यही आ सकता है कि इस अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो कौन सी धारा में दी गई है भाई, 2N के अंदर दी गई है। और लैंगिक उत्पीड़न किसे माना गया है? किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने से या उसका अनुरोध करने को। आप यदि किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो भी उसको लैंगिक उत्पीड़न कहा गया है। आपने बनाया नहीं है, उससे अनुरोध किया है, उससे डिमांड आपने की है, तो भी क्या कहा गया है, उसको लैंगिक उत्पीड़न कहा गया है। बिल्कुल सही। लैंगिक टिप्पणी करने को, यदि आप महिला के ऊपर किसी भी तरह की लैंगिक टिप्पणी करते हो, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा के अंदर आएगा। सी, अश्लील साहित्य दिखाने को, आप महिला को किसी भी तरह का अश्लील साहित्य दिखाते हो, साहित्य के अंदर सब कुछ आ जाता है भाई, कोई कहानी भी आ गई, कोई पिक्चर भी आ गई, कोई लेख भी आ गया, कोई वीडियो भी आ गया, कोई ऑडियो भी आ गया, सब कुछ आ जाता है साहित्य के अंदर। यदि महिला की इच्छा के विरुद्ध आप उसे किसी भी तरह का अश्लील साहित्य दिखाते हो तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा के अंदर आएगा। तो हमारे लिए उत्तर सही क्या हो जाएगा, डी उत्तर, उपरोक्त सभी को 2N के अंदर लैंगिक उत्पीड़न सभी को माना गया है भाई, जो मैंने तीनों ऑप्शन यहाँ लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 5 है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम में किस धारा के अंदर, धारा पूछी गई है भाई, ध्यान से देखना, किस धारा के अंदर महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण का प्रावधान किया गया है? कौन सी धारा ये कहती है कि यदि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हो जाता है तो उसका निवारण किया जाएगा? कौन सी धारा कहती है भाई? डेफिनेटली आप सभी जानते हो, धारा नंबर 3 के तहत। आंसर क्या हमारा सही हो जाएगा, ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम 2013 में किस धारा के तहत, फिर से भाई धारा की बात हो रही है, किस धारा के तहत आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? कौन सी धारा भाई, किस धारा के तहत आंतरिक परिवाद समिति? तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है धारा नंबर 4 के तहत। आंतरिक परिवाद समिति जो है ना, आंतरिक परिवाद समिति एक कंपनी के अंदर ही बनाई जाती है। ध्यान से देखना, आंतरिक परिवाद समिति कहाँ बनाई जाती है भाई, कंपनी के अंदर ही बनाई जाती है। कंपनी कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 10 लोग काम करते हो। कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम से कम कितने लोग काम करते हैं भाई, 10 लोग काम करते हैं। या मैं ये कह दूं 10 से ज़्यादा लोग यदि किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर ये अनिवार्य है, आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। यदि आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तथा 10 से ज़्यादा लोगों में कुछ क्या है भाई, महिलाएं हैं, ओबियस है ना, महिलाओं के साथ ही हो सकता है ये अपराध, तो कुछ महिलाएं होना भी जरूरी है। यदि आपकी कंपनी में केवल पुरुष ही काम करते हैं, महिला नहीं है, तो आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि आपकी कंपनी के अंदर एक भी महिला वर्कर है तो आपको आंतरिक परिवाद समिति बनानी पड़ेगी, यदि आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ, यदि 10 से कम लोग काम करते हैं तो आंतरिक परिवाद समिति नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। कौन सी धारा की बात हो रही है भी, धारा नंबर
4 के तहत इसकी बात की गई है। और ये आंतरिक परिवाद समिति है, इसका गठन कौन करता है? इसका गठन किया जाता है कंपनी के ओनर के द्वारा, जिसे हमारी आम भाषा में कहा जाता है नियोजक के द्वारा। किसके द्वारा भाई? नियोजक के द्वारा। कौन सी धारा के अंदर कहा गया है? धारा नंबर 4 के अंदर कहा गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण की धारा 4 के अनुसार आंतरिक परिवाद, देखो क्वेश्चन भी आ गया, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया है नियोजक के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या है? आंतरिक धारा 4 के अनुसार गठित आंतरिक परिवाद समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? मैंने अभी बताया आंतरिक परिवाद समिति बनानी है आपको, लेकिन इस समिति के अंदर कुल कितने मेंबर होने चाहिए? 3, 4, 5 या 6। तो इस समिति के अंदर कुल कितने मेंबर होंगे भाई? 4 सदस्य होंगे। कितने मेंबर होंगे? 4 सदस्य होंगे। कौन कौन होगा? नंबर 1 पहला होगा इस आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी। एक कौन होना चाहिए भाई? एक होना चाहिए समिति का पीठासीन अधिकारी। 4 मेंबर होंगे समिति के अंदर, जिसमें एक उसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा। और पीठासीन अधिकारी कौन हो सकता है? कंपनी के अंदर काम करने वाली सबसे सीनियर महिला कौन होगी भाई? कंपनी में नियोजित वरिष्ठतम महिला। कंपनी में नियोजित वरिष्ठतम महिला, जो सबसे सीनियर महिला है। ध्यान से देखना कि इसकी जो पीठासीन अधिकारी है ना आंतरिक परिवाद समिति की, पीठासीन अधिकारी एक महिला ही हो सकती है, इसके द्वारा कोई नहीं हो सकता। 2 इसके अलावा 2 और मेंबर होंगे, 2 और मेंबर होंगे, और वो भी कौन से होने चाहिए भी? कार्यस्थल पर नियोजित 2 अन्य मेंबर होने चाहिए। कार्यस्थल पर नियोजित 2 अन्य मेंबर, कोई भी 2 मेंबर। देखो ये तो थी सबसे सीनियर महिला, अब यहाँ पे भी कोई भी 2 मेंबर होने चाहिए जो कार्यस्थल पे नियोजित हो, आपके साथ उसी फैक्ट्री में काम करते हो। लेकिन कंडीशन है कि ऐसे मेंबर हो जिनको महिलाओं से संबंधित मामले का कुछ नॉलेज हो। और एक हमारे पास क्या होना चाहिए भी? एक हमारे पास होता है ऐसा मेंबर जो किसी गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ से लिया गया होता है एक मेंबर। और कैसा मेंबर? जिसको महिलाओं से संबंधित मामले का नॉलेज हो। तो एक पीठासीन अधिकारी हो गया, 2 ये हो गए और एक ये हो गया, 2, 3 और ये कितने हो गए भाई? 4 मेंबर। तो कुल कितने मेंबर होंगे इसके अंदर? 4 मेंबर हमारे पास होते हैं। कौन सी समिति की बात हो रही है? आंतरिक परिवाद समिति के अंदर। कौन सी धारा के तहत गठित होती है? धारा नंबर 4 के तहत। कार्यस्थल पर महिला की धारा 4 के अनुसार गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये जो मेंबर बना दिए गए हैं उनका टेन्योर कितना होगा? तो उनका कार्यकाल होता है कितना भाई? 3 वर्ष तक का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम 2013 के तहत नियुक्त किए जाने वाले जिलाधिकारी के बारे में असत्य कथन छांटो। भाई एक जिलाधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है, जैसे हमने अभी देखा आंतरिक परिवाद समिति, ठीक इसी तरह से एक होती है स्थानीय परिवाद समिति। कौन सी समिति भाई? स्थानीय परिवाद समिति। स्थानीय परिवाद समिति बनाई जाती है पूरे जिले के लिए, और पूरे जिले के लिए जो समिति बनाई जाएगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी भाई? जिलाधिकारी के द्वारा बनाई जाएगी। और अधिनियम की धारा नंबर 5 में इस बात का वर्णन है कि एक जिलाधिकारी होगा। तो इन्होंने पूछा है कि जिलाधिकारी के बारे में असत्य कथन पूछा है भाई, जिलाधिकारी के बारे में असत्य कथन छांटना है, आपको गलत कथन बताना है, कौन सा हो सकता है? तो ए ऑप्शन में लिखा है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन में लिखा है इसकी नियुक्ति का प्रावधान धारा 5 में किया गया। ये तो बिल्कुल सही है भाई। इस पद पर जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट, या लिखा है जिला कलेक्टर या उप जिला कलेक्टर, एक ही बात है कि नियुक्ति की जा सकती है। ये पोस्ट भी बिल्कुल सही है। इन्हें स्थानीय परिवाद समिति के गठन की शक्ति प्राप्त है। मैंने अभी बताया कि जिलाधिकारी क्या करता है भाई? स्थानीय परिवाद समिति का गठन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऐसी फैक्ट्रियां जिनके अंदर 10 से कम लोग काम करते हैं, वहां पर आंतरिक परिवाद समिति तो है नहीं, तो उनके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी भाई? स्थानीय परिवाद समिति बनानी पड़ेगी। या ऐसी कंपनियां जिन्होंने आंतरिक परिवाद समिति बनाई ही नहीं, तो उनके कर्मचारी यदि शिकायत करेंगे तो कहां करेंगे भाई? स्थानीय परिवाद समिति के अंदर गठित करेंगे। तो देखो बी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, डी भी सही है। तो गलत कौन सा है भाई? हमारे पास ए गलत है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर राज्य सरकार नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आना चाहिए था समुचित सरकार के द्वारा। समुचित का मतलब है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार भी हो सकती है और केंद्र सरकार भी हो सकती है। तो हमारे आर्टिकल में लिखा गया है समुचित सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारे लिए क्या है भाई? गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की धारा 6 के तहत,
धारा नंबर 6 के तहत क्या गठित की जाती है भाई? स्थानीय परिवाद समिति। देखो धारा 5 में तो बताया गया है जिला अधिकारी होगा, धारा 6 कहती है जिला अधिकारी स्थानीय परिवाद समिति बनाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सी धारा के तहत स्थानीय परिवाद समिति के गठन की बात की गई है? तो कौन सी धारा के तहत की गई है भाई? धारा नंबर 6 के तहत। तो जो स्थानीय परिवाद समिति बनाई गई है उसकी अधिकारिता कहाँ तक होती है? अधिकारिता वो कहाँ तक काम कर सकती है? ग्राम स्तर पर नहीं, खंड स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर। तो ऑप्शन सही उत्तर हमारे पास क्या होगा भाई? सी आंसर हमारे लिए सही होगा। जो स्थानीय परिवाद समिति है उसका जो दायरा होता है पूरे जिले के अंदर होता है। सी आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम 2013 की धारा 6 के तहत गठित स्थानीय परिवाद समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? कुछ टाइम पहले हमने देखा जो आंतरिक परिवाद समिति थी उसमें कितने मेंबर थे भाई? उसमें 4 मेंबर थे। अब हम बात कर रहे हैं स्थानीय परिवाद समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं कुल 5 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं भाई? कुल 5 मेंबर। अब देखते हैं कि 5 मेंबर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, पहला इसके अंदर होता है अध्यक्ष। एक तो इसमें कौन होना चाहिए भाई? अध्यक्ष होना चाहिए। और अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया जाता है? किसी न किसी समाज सुधारक को। ऐसा समाज सुधारक जो महिलाओं से संबंधित मामलों का नॉलेज रखता हो। एक तो इसमें अध्यक्ष होगा। और 2 लोग इसके अंदर कौन होंगे भाई? 2 लोग इसके अंदर ऐसे होंगे जिनको महिलाओं से संबंधित मामलों का नॉलेज है। 2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें क्या है भाई? महिलाओं से संबंधित मामले का नॉलेज हो, महिलाओं से संबंधित मामले के जानकार। 2 लोग इसके अंदर होते हैं महिलाओं से संबंधित मामले के जानकार। इसके अंदर एक तो हमारे पास होना जरूरी है महिला। इन 2 में एक तो कम से कम क्या होना चाहिए? महिला होनी चाहिए। और एक जो है कम से कम या तो एससी का हो या एसटी का हो या ओबीसी का होना चाहिए। तो 2 लोग तो ये हो गए, एक ये हो गया और एक दो ये हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। प्लस एक इसके अंदर हमारे पास होता है ऐसी कोई भी महिला जो वार्ड पंचायत के अंदर नियोजित हो या ग्राम पंचायत के अंदर नियोजित हो या नगर पालिका के अंदर नियोजित हो। ऐसी महिला जो वार्ड के अंदर, नगर पालिका के अंदर या ब्लॉक स्तर के ऊपर नियोजित हो। तो एक क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। एक महिला होनी चाहिए। कैसी महिला? जो या तो वार्ड में नियोजित हो या ब्लॉक लेवल पर नियोजित हो या कहाँ हो भाई? नगर पालिका में। एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ स्थानीय स्वशासन में नियोजित कोई भी महिला हो सकती है, एक वो महिला होना चाहिए। और एक इसके अंदर होता है पदेन सदस्य। कौन होता है भाई? पदेन सदस्य। पदेन सदस्य आप जानते हो क्या होता है? पदेन सदस्य का मतलब है आप पहले से किसी पद के ऊपर हो, उस पद की वजह से आपको यहाँ पर मेंबर बनाया जाता है, उसे कहते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य होता है सामाजिक तथा बाल एवं महिला विकास अधिकारी। कौन भाई? ये मेरे सिर के पीछे लिखा जाएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पदेन सदस्य होता है सामाजिक तथा बाल एवं महिला विकास अधिकारी। ये क्या होता है? इसका पदेन सदस्य होता है। तो कुल कितने हो गए भाई? 1 2 ये हो गए 3 और 1 4 और 1 क्या हो गए? 5। तो कुल कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं स्थानीय परिवाद समिति के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की धारा 6 के तहत गठित स्थानीय परिवाद समिति में पदेन सदस्य कौन होता है? मैंने अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इस समिति के अंदर हमारे पास पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है भाई? सामाजिक न्याय तथा बाल एवं महिला विकास अधिकारी जो होते हैं, जिला स्तर के ऊपर एक ही अधिकारी होता है, ये वो अधिकारी इस समिति का पदेन सदस्य होता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? टेन्योर क्या होता है? टेन्योर सेम वही होता है जो हमने पीछे वाली समिति के अंदर देखा था। कितना साल भाई? जिस दिन आपको अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, उसके 3 साल के अंदर अंदर आप उस पद के ऊपर रह सकते हो। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की धारा 9 के तहत, कौन सी धारा भाई? धारा नंबर
9 के तहत किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर हुए लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कितने समय के अंदर दर्ज करवाना पड़ता है। मान लो किसी महिला के साथ ऐसी घटना हो गई है, कार्यस्थल पे उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हो गया है, तो उस महिला को सबसे पहले परिवाद दर्ज करवाना पड़ता है। कहां पर? यदि आपके कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति है तो उस आंतरिक परिवाद समिति के पास करवाओगे, और यदि आंतरिक परिवाद समिति नहीं है तो आप कहां करवाओगे भाई? स्थानीय परिवाद समिति के पास करवाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो उत्पीड़न हुआ 10 साल पहले हुआ और आप आज करवा रहे हो। एक टाइम लिमिट दी गई है, आपको उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही क्या करना पड़ता है? परिवाद जमा करवाना पड़ता है, मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। परिवाद का मतलब आम भाषा के अंदर इस्तगासा या मुकदमा होता है। तो कितने टाइम की भीतर आपको करवाना पड़ेगा भाई? इसका सही उत्तर है हमारे पास घटना के 3 माह के भीतर। बी उत्तर हमारा बिल्कुल सही है कि यदि आपके साथ इस तरह की घटना होती है तो घटना के 3 महीने के भीतर आपको क्या करवाना पड़ेगा भाई? परिवाद दर्ज करवाना पड़ेगा। और किसके पास करवाना पड़ेगा? जो हमने 2 समितियां पढ़ी हैं उन समितियों के पास। लेकिन यदि मान लो ऐसा है कि महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न जो है ना वो लगातार होता जा रहा है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता जा रहा है, आज भी हुआ, 2 दिन बाद हुआ, फिर 3 दिन बाद हुआ, 4 दिन बाद हुआ, तो वहां पर क्या है? जब अपराध श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है, कंटिन्यू होता है, लगातार होता है, तो उस सूरत के अंदर जब आपके साथ अंतिम बार अपराध हुआ था, अंतिम बार जब अपराध हुआ था ना, उसके 3 महीने के अंदर आपको क्या करवाना पड़ेगा भाई? परिवाद जमा करवाना पड़ेगा। तो आप ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यदि अपराध क्या होता है? श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है। यदि अपराध होता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से, अपराध यदि होता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो क्या है भाई? अंतिम अपराध के 3 माह के भीतर, अंतिम अपराध के 3 माह के भीतर क्या करवाना पड़ेगा भाई? आपको परिवाद जमा करवाना पड़ेगा। और किसके पास? शिकायत यदि करवानी है, आम भाषा में कहूँ तो शिकायत है, शिकायत यदि करवानी है 3 महीने के अंदर अंदर करवाओ। 3 महीने से पुरानी यदि आप शिकायत करवाते हैं तो आपकी नहीं मानी जाएगी। और ध्यान रखना कौन सी धारा के अंदर इसी बात कही गई है? धारा नंबर 9 के तहत ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की धारा किस धारा के तहत? ध्यान से देखना, धारा पूछा गया है कि किस धारा के तहत सुलह या समझौते का प्रावधान किया गया है। जैसे ही धारा नंबर 9 के तहत परिवाद जमा किया जाता है तो समितियों का सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है कि राजीनामा करवा दिया जाए, समझौता करवा दिया जाए, सुलह करवा दी जाए, सुलह का प्रयास किया जाता है। और सुलह की बात कौन सी धारा के अंदर कही गई है भाई? धारा नंबर 10 के तहत। देखो धारा नंबर 9 में क्या किया गया है? धारा नंबर 9 में परिवाद किया गया है, और धारा नंबर 10 के अंदर वो क्या करते हैं भाई? धारा 10 के अंदर वो बात करते हैं सुलह की, समझौते की या राजीनामे की। उसके बाद हमारे पास आती है धारा नंबर 11। धारा नंबर 11 के अंदर क्या कहते हैं? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की किस धारा के अंदर? मैंने बता दिया धारा नंबर 11 के लिए क्वेश्चन है। किस धारा के अंदर आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति को परिवाद की जांच करने का अधिकार है? देखो परिवाद आया, उन्होंने सुलह करवाने की कोशिश की, यदि सुलह से बात नहीं बनती है तो वो क्या करेंगे भी? जांच करेंगे। कौन सी धारा के तहत? धारा नंबर 11 के तहत। ध्यान से देखें, मैं वापस यदि लिखूं तो यहाँ पर 9 में क्या आया भाई? परिवाद आया है। 10 के अंदर क्या कोशिश की है? सुलह करवाने की कोशिश की है। सुलह हो जाती तो बात खत्म है, सुलह नहीं हुई है तो कहाँ चला गया मामला? धारा नंबर 11 के अंदर चला गया। और धारा नंबर 11 के अंदर क्या करवाया भाई? उन्होंने जांच करवाई है। धारा 11 के तहत क्या करवाते हैं भाई? वो जांच करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण में गठित समितियां परिवाद की जांच लंबित रहने के दौरान, मान लो आप जांच कर रहे हो, जांच अभी पेंडिंग है, जांच कंप्लीट नहीं हुई है, जांच लंबित रहने के दौरान नियोजक या जिला अधिकारी को क्या सिफारिश कर सकती है? यदि जांच चल रही है आंतरिक परिवाद समिति के पास तो गठित किसने की थी? नियोजक ने, तो वो कहेगी नियोजक को सिफारिश करेगी। यदि जांच चल रही है स्थानीय परिवाद समिति के पास तो वो किसको सिफारिश करेगी भाई? जिला अधिकारी को सिफारिश करेगी। तो हमसे पूछा गया है कि ये समितियां जो है नियोजक को या जिला अधिकारी को किस बात के लिए सिफारिश कर सकती है? ए,
व्यथित महिला का अन्य स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाए। समिति कह सकती है कि जिस महिला ने शिकायत की है आप उसका क्या करो भाई, दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दो, बिल्कुल सही कहा जा सकता है। दूसरा, प्रत्यार्थी का अन्य स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाए, ये भी कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है आप उस व्यक्ति का ट्रांसफर कर दो, ये भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है व्यथित महिला को 3 माह तक का अवकाश दे दिया जाए, ये भी कहा जा सकता है। तो ए, बी और सी तीनों सही है, तो उत्तर हमारे पास क्या होगा भाई, डी उत्तर जो है ये हमारे पास बिल्कुल सही होगा। तीनों बातों के लिए कहा जा सकता है समितियों के द्वारा नियोजक को। क्वेश्चन नंबर 19, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम 2013 में गठित समितियां परिवाद की जांच की रिपोर्ट जैसे ही जांच कर लेती है वो जांच की रिपोर्ट देगी। आंतरिक परिवाद समिति किसे देगी, नियोजक को। स्थानीय परिवाद समिति किसे देगी, जिला अधिकारी। तो यही लिखा हुआ है जांच की रिपोर्ट नियोजक या जिला अधिकारी को कितने समय के अंदर दी जाएगी। तो जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, तो जांच पूरी होने के 7, 10, 15, 30, तो जांच पूरी होने के 10 दिन के भीतर भीतर आपको रिपोर्ट कहाँ देनी है भाई, इनके पास जमा करवानी है, नियोजक के पास या जिला शिक्षा अधिकारी के पास। कितने दिन के अंदर, जैसे ही आपने जांच कंप्लीट कर ली। देखो जांच कितने दिन में कंप्लीट करनी है इसके लिए टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कहा है कि जांच आपकी कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के 10 दिन के भीतर भीतर आपको रिपोर्ट सौंप देनी है उन बंदों को। क्वेश्चन 20, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की किस धारा के तहत, धारा पूछी गई है भाई, किस धारा के तहत मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद को दंडनीय बनाया गया। देखो समितियों ने जांच की है और समिति जांच के दौरान यदि ये पाती है कि आपने जो आरोप लगाया था वो आरोप झूठा लगाया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना भी, आप अपना जो सहकर्मी है उसके साथ आप जेलेसी रखती हो, जलन रखती हो, और उस जलन के लिए उसको आपने बदनाम करने के लिए, नौकरी से हटवाने के लिए उसके ऊपर आपने आरोप लगा दिया कि ये मेरा क्या कर रहा है, लैंगिक शोषण कर रहा है। तो आपने झूठा आरोप लगाया है, द्वेषपूर्ण यदि आरोप लगाया है तो आपको सजा मिल सकती है। तो पूछा गया है कौन सी धारा के तहत सजा का प्रावधान है, तो धारा नंबर 14 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तर हमारे पास क्या होगा भाई, सी आंसर होगा। और ये सजा क्या दी जाएगी यहाँ नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है कि जो समितियां हैं वो यदि ये पाती है कि जांच झूठी थी तो वो नियोजक या जिला अधिकारी को कह सकती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ या इस महिला के खिलाफ आप कार्यवाही करो। कार्यवाही कुछ भी हो सकती है, नियोजक खुद भी कर सकता है और उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट के द्वारा भी उन्हें सजा दिलवाई जा सकती है। सजा कितनी होगी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन धारा 14 ये कहती है कि उसके ऊपर कार्यवाही तो जरूर की जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण की किस धारा के तहत, फिर से धारा पूछी गई है भी, किस धारा के तहत समितियों के निर्णय की अपील की जा सकती है। देखो यदि आप, समिति ने जो जांच की है, समिति के निर्णय से आप खुश नहीं हो, समिति ने रिपोर्ट भेज दी धारा नंबर 13 में, तो आप उस रिपोर्ट से खुश नहीं हो, या समिति ने कह दिया कि आपने जो आरोप लगाया वो झूठा है और आप उस बात से भी खुश नहीं हो, तो आप उसकी क्या कर सकते हो भाई, अपील कर सकते हो। अपील कहाँ की जा सकती है, अपील की जा सकती है स्थानीय न्यायालय के अंदर या ट्रिब्यूनल के अंदर, जो भी आपके आसपास है या जो भी स्थानीय अधिकारिता रखता है उसके अंदर आप जाके अपील कर सकते हो। कितने दिन, तो ये इसने पूछा है कि कौन सी अपील, हाँ कौन सी धारा हमें ये कहती है कि आपको अपील करने का अधिकार है, तो कौन सी धारा ने अपील करने का अधिकार दिया है, तो धारा नंबर हमारे पास है 18। धारा नंबर 18 ये अधिकार देती है कि यदि आप समितियों के निर्णय से खुश नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, अपील कर सकते हो। और अपील कहाँ की जा सकती है, अपील की जा सकती है स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय के पास। कहाँ पर, स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय के पास अपील की जा सकती है, या मान लो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ट्राइब्यूनल यदि बनाया गया है ना, अधिकरण जिसको बोलते हैं, तो आप किसी अधिकरण के अंदर जो स्पेशल इसी काम के लिए बनाया गया है उसके पास क्या कर सकते हो भाई, आप रिपोर्ट समिति जो थी उसकी रिपोर्ट की या उसके आदेश की अपील कर सकते हो। और कौन सी धारा कहती है, धारा नंबर 18 कहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम 2013 में नियोजक के द्वारा अधिनियम के उपबंधों की पालना नहीं करने पर, अधिनियम के उपबंधों की पालना नहीं करने पर, देखो भाई नियोजक को क्या बात की गई है, पहली बात तो ये कही गई है कि आपके पास ये 10 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको क्या बनानी है, आपको बनानी है आंतरिक परिवाद समिति, है ना। तो यदि मान लो उसने आंतरिक परिवाद समिति नहीं बनाई है तो उसको सजा मिलेगी। दूसरा, मान लो आंतरिक परिवाद समिति ने कोई रिपोर्ट दे दी अपनी और उसने रिपोर्ट के अंदर सिफारिश कर दी
है ना। मान लो उसने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि आप इसमें जो व्यक्ति है उसको आप क्या कर दो, नौकरी से हटा दो, और आपने इसको नौकरी से नहीं हटाया। उन्होंने कहा था कि आप इसका ट्रांसफर कर दो, आपने ट्रांसफर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि महिला ने झूठी रिपोर्ट दी, आप महिला के खिलाफ एक्शन लो, और आपने एक्शन नहीं लिया, तो इसको कहा जाएगा कि जो नियोजक है, नियोजक ने इस अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं किया है। तो कितनी सजा का प्रावधान है? 10,000 रुपये जुर्माना, 20,000 जुर्माना, 25,000 जुर्माना, 50,000 जुर्माना। तो इसके अंदर केवल और केवल जुर्माने का ही प्रावधान है, सजा नहीं है। जुर्माना कितना है भाई? केवल 50,000 रुपये जुर्माने का इसमें क्या किया गया भाई? प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की अधिकारिता किसके पास है? पूछा गया भी अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है? संज्ञान लेने का कोर्ट हमारे पास यदि हम जाते हैं तो कौन से कोर्ट के पास जा सकते हैं भाई? मैं बार बार कहता हूं, लगभग हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या मिलेगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या इसका ही साथी होता है महानगर के अंदर, इसे हम कहते हैं महानगर मजिस्ट्रेट। तो सही उत्तर हमारे पास क्या होगा भाई? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। ए उत्तर हमारे लिए बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण 2013 के तहत कारित जो अपराध है वो कौन सी प्रकृति का अपराध है? संज्ञेय है, असंज्ञेय है, अजमानतीय है या असमनीय है? फिर देखो, संज्ञेय असंज्ञेय दोनों दिए हैं, मतलब इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा, या तो संज्ञेय हो सकता है या असंज्ञेय हो सकता है। संज्ञेय का मतलब वो अपराध जिनके अंदर पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, संज्ञेय अपराध। जिसके अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, असंज्ञेय अपराध। यदि हम इस अपराध की बात करता हूं, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक शोषण, तो ये जो अपराध है ज्यादा गंभीर प्रकृति का नहीं माना गया है। कौन सा अपराध है भाई? ये अपराध हमारे पास है असंज्ञेय अपराध। कौन सा अपराध है भाई? असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है। और अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम अधिनियम 2013 में न्यायालय में प्रतिवाद किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? आप कोर्ट में जाते हो प्रतिवाद पेश करने के लिए, तो कौन जा सकता है कोर्ट के अंदर? व्यथित महिला के द्वारा ठीक है भाई, व्यथित महिला जा सकती है। आंतरिक या स्थानीय जांच समिति ये भी जा सकती है। प्राधिकृत कोई व्यक्ति, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नियुक्त कर दिया गया है एजेंसी के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, कि आप कोर्ट के अंदर जाके इस्तिगासा पेश कर सकते हो, तो वो व्यक्ति भी जा सकता है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या होगा भाई? उपरोक्त सभी के द्वारा डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस अधिनियम के अंदर जितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बन सकते थे, हर क्वेश्चन को अत्यंत ही सरल भाषा के अंदर और आपके एग्जाम के लिए जो भाषा में प्रयुक्त की जाएगी उसी भाषा के अंदर बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करना जो अभी तक महिला तथा बाल विकास के अच्छे क्वेश्चन की तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक नई अधिनियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।